तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिडिल इंग्लिश है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में इसे एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड भी कहा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि 1066 में जो इंग्लैंड का राजा था, यानी कि इंग्लैंड एंग्लो सैक्सन्स का जो राजा था, जो किंग था, वो था हैरोल्ड गॉडविंसन। ठीक है, तो हैरोल्ड गॉडविंसन के हुकूमत में जो नॉर्मन्स थे उन्होंने हमला किया अपने 7,000 सिपाहियों के। वो अपने 7,000 नॉर्मन सिपाहियों का एक जहाज़ इंग्लैंड में ले आया समंदर के रास्ते, और उनका जो लीडर था वो था विलियम द बस्टर्ड। ठीक है, उसे विलियम फर्स्ट भी कहा जाता है। तो उसने अपने 7,000 जहाज़ों को लेकर वो इंग्लैंड में आया। उस वक्त मैंने आपको बताया कि जो इंग्लैंड का किंग था वो था हैरोल्ड गॉडविंसन, जिसको सेकंड हैरोल्ड भी कहा जाता है। तो उसने विलियम द बस्टर्ड के साथ लड़ाई लड़ी और शिकस्त खा गया। कहते हैं कि इसके साथ ही एंग्लो सैक्सन्स का टाइम ख़त्म हो गया एंड एंग्लो नॉर्मन्स टाइम स्टार्टेड। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि नॉर्मन्स ने इंग्लैंड पर अटैक करने से पहले फ्रांस पर हमला किया था। तो वहाँ पे उन्होंने जाके फ़्रेंच लैंग्वेज सीखी, उन्होंने फ़्रेंच औरतों से शादी की और बहुत लिटरेसी सीखी। वहाँ पे उन्होंने अपना जो जंगलीपन था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया था। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने एक काम नहीं छोड़ा था, वो था लड़ना। वो लड़ना अभी भी जानते थे। तो उन्होंने इंग्लैंड पर अटैक किया और जीते। ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड आने के बाद उनकी लैंग्वेज तो फ्रेंच थी, तो उन्होंने जो नॉर्मन्स थे उन्होंने इंग्लैंड पर फ्रेंच लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया। ज़ाहिर है नॉर्मन्स फ्रेंच लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, तो उन्होंने इंग्लैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फ्रेंच कर दी। तो इस तरह क्या हुआ कि ओल्ड इंग्लिश में फ़्रेंच के काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स शामिल हो गए। अब जो विलियम द बस्टर्ड था, इसने ओल्ड लैंग्वेज को स्कूल में पढ़ाने से मना कर दिया। तो ये जो लैंग्वेज थी ज़्यादा आगे ना बढ़ सकी, लेकिन ये माना जाता है कि उनका जो ओरली काम था वो बहुत शानदार था। अब एंग्लो नॉर्मन्स जो थे वो इंग्लैंड के रूलर्स बन गए थे, तो उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच को कर दी थी। लेकिन 12th सेंचुरी में पूरे 200 साल बाद लेमन्स ब्रूट, ये एक इंग्लिश पोइट है, इसने काफ़ी अरसे बाद एक पोइम लिखी थी जिसका नाम था ब्रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा कि लेमन्स ब्रूट ने एक पोइम लिखी थी ब्रूट। तो उसके साथ ही इंग्लिश रिवाइवल स्टार्ट हो गया, यानी कि इस लैंग्वेज, ये जो ब्रूट पोइम थी, इसको लिखने के बाद ही इंग्लिश का जो रिवाइवल था वो स्टार्ट हो गया। इंग्लिश दोबारा से ज़िंदा होने लगी। लेकिन यहाँ पे मसला ये था कि जो दोबारा से इंग्लिश स्टार्ट हुई तो वो पहले वाली ओल्ड इंग्लिश नहीं थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रेंच के जो वर्ड्स थे वो शामिल हो गए थे। ये एक किस्म की इन बिटवीन लैंग्वेज बन गई थी, यानी कि इसे मिडिल लैंग्वेज कहा जाता था। अब ये जो पोइम थी लेमन्स ब्रूट, ये क्रॉनिकल थी। क्रॉनिकल क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी कि जो पास्ट इवेंट्स थे उनकी जो नरेशन है उसे क्रॉनिकल कहते हैं। ठीक है, ये पोइम 16,000 वर्ड्स के ऊपर लिखी गई थी। ठीक है, इसके साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज दोबारा से जागी और उसका रिवाइवल स्टार्ट हो गया। एंग्लो सैक्सन्स के बाद ये जो पोएम रूट थी ये फर्स्ट हिस्टोरियोग्राफी मानी जाती है। ठीक है, उस टाइम पे इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आ गई थी, ये एक मिडल लैंग्वेज बन गई थी, यानी कि फ्रेंच और एंग्लो सैक्सन्स का ये एक किस्म का मिक्सचर बन गई थी। और जो बाइबल की ट्रांसलेशन थी वो इसी मिडल लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई थी। अब यहाँ पे नोटेबल बात ये है कि विक्लिफ्स बाइबल, विक्लिफ ने, ये भी एक उस टाइम का ऑथर था, इसने बाइबल की ट्रांसलेशन लिखी थी और इसने वहाँ पे प्रूव किया था कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक लिटरेरी लैंग्वेज है। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रोमन कैथोलिक, उस टाइम पे रोमन कैथोलिक बहुत पावर में थी। उन्होंने जो कहना था वही सही होना था, उन्होंने जो कहना था वही गलत होना था, यानी कि वो लोगों को बताते थे कि सही क्या है गलत क्या है, चाहे वो खुद गलत हो लेकिन लोगों को मानना पड़ता था। यानी कि फोर्सली उनके जो डिसीजंस थे उनके ऊपर एक्ट ओपन करना पड़ता था लोगों को। ठीक है, उस टाइम पे एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जिसका नाम था लोलर्ड मूवमेंट। मैंने अभी आपको बताया कि विक्लिफ ने एक बाइबल लिखी थी, तो वो जॉन विक्लिफ ने लिखी थी, वो उस टाइम के जो अदर थे। तो उससे इंस्पायर होके जो लोलर्ड मूवमेंट थी वो स्टार्ट हुई थी, यानी कि विक्लिफ्स बाइबल से ये लोलर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। और इसी मूवमेंट ने, और इसी जो बाइबल, विक्लिफ्स की जो बाइबल थी, इसने ये प्रूव किया था कि इंग्लिश जो है एक लिटरेरी लैंग्वेज है, और ये मूवमेंट एक किस्म की प्री रिफॉर्मेशन थी। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि जो मिडल पीरियड है ना, मिडल इंग्लिश पीरियड, इसके 3 स्टेजेस हैं। जो सबसे पहला स्टेज है वो है 1066 से लेकर 1340 तक, ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, यानी इसमें एंग्लो नॉर्मन जो लिटरेचर था वो है। और जो सेकंड स्टेज है वो है 1340 से 1400 तक,
ये एज ऑफ चौसर है, ठीक है। 1362 में जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट बन गई थी, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेज है वो है 1400 से 1485 तक, इसे बैरन पीरियड कहा जाता है। अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि जो मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज के जो 3 स्टेजेस हैं वो है एक बिफोर चौसर, फिर एक है एज ऑफ चौसर और एक आ गई आफ्टर एज चौसर, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मिडिल इंग्लिश लिटरेचर जो था वो भी 3 स्टेजेस पे बेस करता था, वॉर, रिलीजियस और रोमांसेस। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बताती हूँ जो मतलब मिडिल इंग्लिश के बारे में थे। 1327 से 1377 तक एडवर्ड थर्ड थे, यानी कि 14th सेंचुरी में जो किंग थे, किंग ऑफ इंग्लैंड, वो एडवर्ड थर्ड थे, ठीक है। उस टाइम पे जो राइटर्स थे उनमें जॉन बार्बर, विलियम लैंगलैंड और जॉफ्री चासर थे, ठीक है। जॉफ्री चासर को पर्ल पोइट भी कहा जाता है। अब 1838 में 100 ईयर वॉर जो थी इंग्लैंड में स्टार्ट हो गई थी चौसर की बर्थ से पहले। अब चौसर की लाइफ में ये जो कुछ इंसिडेंट्स हुए थे मैं वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले हुई थी बैटल ऑफ क्रेसी, 1346 में ये हुई थी, ठीक है। उसके बाद ब्लैक डेथ आई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लैक डेथ, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये हुई थी 1348 से 49 तक, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ पोइटियर्स, ये 1356 में हुई थी। उसके बाद पीजेंट्स वार हुई थी 1381 में, ठीक है। उसके बाद द ग्रेट राइजिंग, विलियम कैक्सटन ने, जो इंग्लिश मर्चेंट थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में एक प्रिंटिंग प्रेस जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था 1476 में। चौसर ने अपनी लाइफ में 3 किंग्स को देखा था, उसमें हैं एडवर्ड थर्ड है, ठीक है, फिर रिचर्ड सेकंड है, फिर हेनरी फोर्थ है, ठीक है। उसके बाद चौसर ने ये इंसिडेंट्स भी देखे थे, एक तो वॉर ऑफ रोजेज, ठीक है, 1455 से 76 तक जो हुई थी, ठीक है। बैटल ऑफ बेसवर्थ 1485 की थी, ठीक है। उसके बाद जब हेनरी सेवन जो थे, हेनरी सेवन्थ, वो किंग बन गए थे 1485 से 1509 तक। उसके बाद हेनरी एट्थ आए थे 1509 से 47 तक। अच्छा, अब मिडिल एजेस में मिडीवल थिएटर्स स्टार्ट हुए थे, ठीक है। इन थिएटर्स में मिस्ट्री प्लेस जो थे वो परफॉर्म होते थे, मोरालिटी प्लेस परफॉर्म होते थे, म्यूमर्स प्लेस होते हैं वो परफॉर्म होते थे, ठीक है। म्यूमर्स प्लेस में क्या होता था कि वो डांस करते थे और फेस मास्क यूज़ करके स्टोरीज़ को सुनाया करते थे, जिस तरह रॉबिन हुड हो गए। समटाइम्स तो वो जो ये प्लेट थे वो पूरे टाउन में परफॉर्म करते थे। अब उस टाइम की जो 3 सर्वाइविंग मिस्ट्रीज थी, मिस्ट्री प्लेस थे, उनमें ऑर्डिनेलिया है, ठीक है। एवरी मैन मिस्ट्री, ये हुई थी 15th सेंचुरी में, लेट 15th सेंचुरी में प्ले हुई थी। उसके बाद इंटरल्यूड जो थी वो कोर्ट्स ऑफ वेट हाउसेज में परफॉर्म हुई थी। अब जो किंग हेनरी थे, किंग हेनरी एट्थ, वो चाहते थे चर्च पे कंट्रोल, मतलब वो चर्च पे अपना पूरा कंट्रोल चाहते थे। और जो सर थॉमस थे उन्होंने उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश की और मारे गए। सर थॉमस बुकेट का जो करैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह मारे गए और क्यों मारे गए, लेकिन इसको डिटेल में हम फिर डिस्कस करेंगे। और उस टाइम पे के कुछ एंग्लो नॉर्मन्स के इंपॉर्टेंट वर्क को देख लेते हैं। ऑर्मिलम बाय ऑर्म और हैवलॉक बाय डेन, ये एक कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगे थे, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके